डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन फिजियोलॉजी में। टॉपिक का नाम है, जी चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि नर्वस सिस्टम क्या है। देखिए, ये एक कोई भी शख्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार है। अब इसकी सराउंडिंग से बहुत से स्टिमुलाई आ रहे हैं। पेन है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, लाइट है, टेम्परेचर है, और इसी तरह इंटरनल बॉडी से भी इंफॉर्मेशंस जारी होती हैं, ठीक है। तो अब न ये जो हर सिस्टम का एक कंट्रोल सिस्टम होता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी इफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी हम एक्शन करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम डाइजेशन कर रहे हैं, हमारे जिस्म में यूरिन बन रहा है, हम मूवमेंट करते हैं, हम बोलते हैं, इधर उधर हरकत करते हैं, ये सब एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? वो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम है क्लियर। आप देखिए, अब इसका मतलब है कि जो भी लिविंग थिंग्स जो भी रिस्पांस पैदा करती हैं, उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ याद रखना दो तरह की होंगी। क्या होंगी? अब ये देखना, ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला कौन है? नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है। तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला कौन है? नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक्टिविटीज़ कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती हैं। मसलन एक एक्टिविटीज़ वो होती है जो हमारे जिस्म जो हमारी मर्ज़ी के ताबे होता है, हम उसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं राइट मूव करूं, लेफ़्ट मूव करूं, मैं चबाना शुरू कर दूं, खाना शुरू कर दूं, तो ये मेरी मर्ज़ी के ताबे है, ठीक है। ये अंडर द कंट्रोल ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, ये इंसान की विल के अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी। क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्टिविटीज़। वॉलंटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये जहाँ भी वॉलंटरी का मतलब आएगा, तो आप कहेंगे कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे विल के कंट्रोल में हो, हम अपनी मर्ज़ी से कर सकें, मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से जो काम कर सकें, उनको हम वॉलंटरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे देखिए, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार, और यूरिन फॉर्मेशन। अब कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से दिल की धड़कन को तेज़ नहीं कर सकता। ये और बात है कि अगर वो भागना शुरू करेगा तो दिल की धड़कन तेज़ होगी, कितनी होगी ये आपको पता नहीं है। इसी तरह हम अपनी सांस को भी मुसलसल कंटिन्यूअस एक इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। नेचुरली जो हम रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, वो नेचुरली हो रही है। इसी तरह यूरिन कितना बनेगा? कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, डाइल्यूट होगा या कंसनट्रेटेड होगा, ये चीज़ें हमारी मर्ज़ी के ताबे नहीं है। तो इन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ बोलते हैं? इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, ठीक है बेटा। अब ये देखें जी, हमारे जिस्म में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करने वाला कौन है? नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब ये कैसे कंट्रोल करता है? ये कैसे कंट्रोल करता है, ये देखना। हमारे जिस्म में क्या होती है? रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, समरी बता रहा हूँ। देखिए, ये स्टिमुलाई होते हैं, स्टिमुलाई। अब आप बोलेंगे कि स्टिमुलाई का लफ्ज़ हमने सुना हुआ है, स्टिमुलाई कहते किसे हैं? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट है, एनी चेंज इन आवर इन्वायरमेंट।
हमारी इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आएंगी हम उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। इस क्लियर? आप देखिए ये स्टिमुलाई, अपना पेन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो भी है, तो जब ये चेंज हो जाते हैं तो इस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, तो इसको रिसीव करता है रिसेप्टर, ठीक है, और एक प्रोड्यूस करता है एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है, नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं। और ये नर्व इम्पल्सेस कहाँ जाती हैं, ये सीधा स्पाइनल कार्ड और फिर ब्रेन में जाती है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड यानी कि नर्वस सिस्टम में जाती है। ठीक है, सेंट्रल नर्व इनको रिसीव करता है, इनको रिसीव करता है, किसके थ्रू करता है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। इसको ये फिर इन इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है, क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसे देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर उसके मुताबिक ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू नर्व इम्पल्स को कहाँ लेकर जाता है, इफेक्टर की तरफ। कहाँ लेकर जाता है, इफेक्टर। इफेक्टर क्या हो सकते हैं आपके पास, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मसल और ग्लैंड्स, मसल और ग्लैंड। और इस तरह हम एक रिस्पांस पैदा करते हैं। कोई भी पूछे ना कि रिस्पांस कैसे पैदा होता है, तो वो इसी तरह ही पैदा होता है कि रिसेप्टर स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और फिर ये नर्व इम्पल्स ब्रेन में जाता है, ठीक है, जो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वो उसे प्रोसेसिंग करता है, फिर उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को। देखिए इम्पल्सेस निकल रही हैं, ठीक है, तो इसे मोटर नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं ये फैक्टर के पास, और फैक्टर मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स हो सकते हैं, तो वो अपना एक रिस्पांस को पैदा करते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि नर्वस सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन करते हैं। हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम को हमने देखी, ये नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट करना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं बेटा, एक आपके पास क्या जाती है जी, ब्रेन, क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, और दूसरा क्या आ जाता है, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड, जिसे आराम मगज़ कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग, ब्रेन हो गया, ये तो हर कोई जानता है। ये अब कोई भी पूछेगा पेपर में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी दो चीज़ें मुश्तमिल होती हैं, तो आपने कहना है स्पाइनल कार्ड और दूसरा क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये आगे डिटेल के साथ हमने पढ़ना है, आगे डिटेल के साथ हमने इसको पढ़ना भी है। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं बेटा, ये सर नर्व्स होती हैं, क्या होती है, नर्व्स। ठीक है, तो ये नर्व्स कितनी होती हैं, ये 12 पेयर आते हैं, इसके थ्रू आते हैं, ये डायरेक्ट दिमाग से आते हैं, इन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं। और कुछ होती हैं जो 31 पेयर्स होते हैं, वो किधर से आते हैं, वो स्पाइनल कार्ड से आते हैं, तो इन्हें स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व की टर्मिनोलॉजी भी आपने याद करनी है। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से आती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कहाँ से आती हैं, अपना स्पाइनल कार्ड से आती है। 31 पेयर होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझ आ गई ना, कि जो नर्वस सिस्टम जिसके ऊपर जो मुश्तमिल होता है सिर्फ स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बात चल रही थी नर्वस सिस्टम की और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, क्लियर हो गया, ये बात यहाँ तक समझ आ गई है आपको, टर्मिनोलॉजी भी समझ आ गई है आपको। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने कुछ इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम देखिए कितने पे होता है बेटा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होंगी, एक का नाम होगा ब्रेन
और दूसरे का नाम होगा स्पाइनल कार्ड। ब्रेन होगा और स्पाइनल कार्ड होगा, इसके लिए। और नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे दो होंगे, एक होगा आपके पास जो है मोटर न्यूरॉन्स होगी, मोटर नर्व्स होगी, और दूसरी क्या होगी, सेंसरी नर्व होगी। आगे मोटर नर्व्स जो होंगी वो दो तरह की होंगी, एक होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। अब देखिए ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यही तो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो एक्टिविटीज़ वॉलंटरी एक्टिविटीज़ थी उनको जो सिस्टम का पोर्शन कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो वो एक्टिविटीज़ कंट्रोल करेगा विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो मेरी मर्जी के ताबे होंगे वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। इसके मुताबिक बच्चों ये देखना है आपने कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, देखिए ऑटोनोमिक का क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिक, खुदकार, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, वो जिसम खुद ब खुद उसको कंट्रोल करता है, आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक मुश्तमिल होता है मोटर नर्व्स पे, एक होता है सेंसरी नर्व्स पे। और काम तो मोटर नर्व्स ने करना होता है ना, तो मोटर नर्व आगे दो तरह की कंट्रोल करती है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए सोमैटिक का हमने बता दिया कि विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, और ऑटोनोमिक का मतलब क्या होता है, खुदकार। देखिए बेटा खुदकार क्या होती है कि अगर कोई चीज़ स्लो हो उसको तेज़ कर दिया जाए, और अगर कोई चीज़ तेज़ हो तो उसको स्लो कर दिया जाए। तो इसका मतलब है हमारे जिस्म में दो सिस्टम एट ए टाइम चल रहे हैं, एक सिस्टम इंक्रीज कर रहा है और दूसरा सिस्टम डिक्रीज कर रहा है। इस क्लियर, एक सिस्टम इंक्रीज कर रहा है और दूसरा सिस्टम डिक्रीज कर रहा है, और ये दोनों पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है। अच्छा, मसलन आपने चार पैरामीटर्स लेने हैं जिसको आपने इंक्रीज और डिक्रीज का नाम लेना है। मसलन सपोज करें आपके सामने कोई शेर आ जाता है, लाइन आ जाता है, तो आपकी सिचुएशन क्या होगी, आपके हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपका रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उस क्लियर, तो रेस्पिरेशन भी उसमें बढ़ जाएगा। आपकी जो आईज होंगी, पीपल्स होंगी, वो डायलेट हो जाएंगी, मिट्रियोसिस हो जाएगा, मसल जो है वो अरेक्टेड हो जाएंगे, और जो सलाइवेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो इनहिबिट हो जाएगा। आप जो चीज़ खा रहे हैं वो आप खा नहीं सकेंगे, आप उसको फ़ौरन निकाल देंगे। आपका जो सफिस्टर होंगे वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, आपका जीआईटी ट्रैक जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, सामने शेर आ गया, ठीक है। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं, और इस सिस्टम को हम कहते हैं, समझने के लिए है, फिलहाल आपने इस पे बुक में आगे डिटेल के साथ लिखा हुआ है। तो ये तो आपको पता लग गया कि जी ये फाइट और फ्लाइट, या इसके दूसरे लफ्ज़ों में से कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होगा, एक होगा सिंपैथेटिक और एक होगा पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है, पैरा सिंपैथेटिक। क्लियर हो गया, सिंपैथेटिक और पैरा सिस्टमेटिक किसके दो हिस्से हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। अब सिंपैथेटिक क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को भी बढ़ा देगा, और पीपल्स को क्या कर लेगा, डायलेट कर देगा। तो इसलिए इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं और इमरजेंसी सिस्टम भी कहते हैं, और पेरिफेरल सिस्टम इसके रिवर्स होगा। अब बिलफर्ज अगर आपको कोई कहता है कि लाइन आया था अब वो चला गया है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका रिवर्स होगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ये भी पहले से कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि इसमें डाइजेशन का अमल जो था
डाइजेशन का अमल क्या हो गया था, इनहिबिट हो गया था। जीआईटी ट्रैक की मूवमेंट क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और सिक्रीशन भी क्या हो गई थी, कम हो गई। अब इसमें दोबारा जीआईटी ट्रैक क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, डाइजेशन का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा और आप एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। तो हम इसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी आगे दो तरह का होता है। तो बहरहाल मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझा दी है भाई। ये बताया है कि ये ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है और नर्व्स हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और इसके अलावा जो इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ नर्व्स होती हैं। और वो कौन सी नर्व्स होती हैं, सोमैटिक और वो मोटर नर्व और सेंसरी नर्व होती हैं। और मोटर नर्व आगे दो हिस्सों में तरह की होती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक पैरानर्वस। अब ये जो होती है ना सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये नर्व ये उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको ऑटोनोमिक कहते हैं। फिर ऑटोनोमिक का हमने कहा दो तरह के होते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक। ये भूल जाती हैं, तो याद रखने के लिए यही कहा है। आपके सामने शेर आ जाएगा तो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो सिंपैथेटिक कहलाएंगी। हार्ट रेट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, पिंपल्स का डायलेट हो जाना, इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बिल्कुल ऑपरेट होगा। अब हम आते हैं अपने बुक के रेफरेंस से कि बुक आपको क्या कह रही है, हम उसके मुताबिक रीड कर लेंगे और आपको 100% समझ आ जाएगी। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 में वो हमें कह रहा है कि आप नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। हमने कहा था नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम यही बोला था, डेट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, वो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होंगी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होंगी। क्लियर, द नर्वस सिस्टम that control all the voluntary and involuntary activities of our body। हमारे बॉडी में जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कंट्रोल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। यही काम होता है नर्वस सिस्टम के लिए। एक क्लास में कहेंगे कंट्रोल ऑल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। तो कैसे करता है, द सेंसरी पार्ट ऑफ द सिस्टम, सेंसरी पार्ट ऑफ द सिस्टम रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे मैंने कहा था ना, ये रिसेप्टर्स हैं और ये स्टिमुला है। इसे इसका मतलब यही है, क्या कहते हैं, इसका मतलब यही है कि जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिसीव करता है। सेंसरी सिस्टम रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। देखिए सेंसरी सिस्टम ने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन ली, प्रोसेस, ठीक है, और दिमाग में पहुंचा दी, और उन्हें वो ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस देम एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस, और इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर देता है टू कंट्रोल द वेरियस बॉडी फंक्शन, ताकि वो जाकर जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस अंदर जाकर रिस्पांस पैदा करें। ठीक है, वो फैक्टर की तरफ जाएंगे और अपने एक रिस्पांस देंगे और जो रिक्वायर्ड होगा उसको कंट्रोल करेंगे। इसके लिए फिर पढ़ रहा हूँ, द नर्वस सिस्टम डैट कंट्रोल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी। वो कहता है कैसे, द सेंसरी पार्ट ऑफ द सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन, वो इम्पल्सेस को रिसीव कर लेता है ब्रेन फ्रॉम द सराउंडिंग से। फिर ये अगला काम ब्रेन क्या करता है, ये नहीं कि फौरन रिस्पांस पैदा करेगा, उसको प्रोसेस करेगा ताकि ये कर रहा है या नहीं करना, एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस, और उसके मुताबिक ये इनहिबिटरी होगा या एक्साइटेटरी एक्शन होगा। इम्पल्सेस टू कंट्रोल द वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। इस क्लियर हो गया जी, ये आपका नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन। वाइवा में पूछे तो आपको ये 100% आनी चाहिए। फिर हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। बेटा ये याद रखिएगा, पेपर में ये सवाल 2-3 दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। वो कहता है कि ब्रीफ करें नर्वस सिस्टम को, आउटलाइन करें क्लासिफिकेशन को और ब्रीफ भी थोड़ा सा कर दें। कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, ब्रेन और ये स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो इनको हम बाद में डिस्कस भी तरतीब से करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसके मुकाबले में आपके पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने बता दिया था कि ये पूरा सवाल आएगा, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसके दो पोर्शन है, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। मोटर नर्व को आगे हमने दो किया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि जो कंट्रोल करते हैं, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। और ऑटोनोमिक मैंने क्या होता है, खुदकार, खुद ब खुद। और ऑटोनोमिक में कितनी चीज़ें, दो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है, जब आपके सामने कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ जाए, कोई ऐसा खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाता है, चोर आ जाता है, कोई लाइन आ जाता है, कोई स्नेक आ जाता है। तो इसी तरह ये आप खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, जंग में मुब्तला हो जाते हैं, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप आराम से बैठे होते हैं, अमन होता है, सुकून होता है, कुछ नहीं होता, तो उस वक्त ये आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम बनाया कि इनमें बैलेंस होना ज़रूरी है। इनमें से अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा तो इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। ओके, चलें, बहरहाल हम इस तरह डिस्कस फर्दर करते हैं। देखिए, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं अब ब्रेन को। अब हमने ब्रेन को डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। देखिए, मैं आपको रफ सा ब्रेन बताता हूँ। देखिए जी, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। और ये आपका ये स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड में जो है वर्टिब्रल कॉलम में चला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए, ये ब्रेन इस तरह की शक्ल का है। अब इसमें जो इसके ना तीन सबसे जो बड़ा पार्ट होता है ना, तो ये उसे कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, ये सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कि कौन सा ब्रेन करते हैं, आपके पास जो है फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, क्या कौन तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं ब्रेन को, फॉर ब्रेन और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये तीन है, ये याद रखना बेटा कि ब्रेन को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर देखें ना, ये फॉर ब्रेन है ब्रेन पर, और ये इसके दरमियान होगा, और ये मिड ब्रेन जो है वो हिंड ब्रेन यहाँ पे होगा। हिंड ब्रेन और फॉर ब्रेन के दरमियान में क्या होगा, मिड ब्रेन होगा। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिड ब्रेन फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में मिला देता है। क्लियर हो गया। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। तो अब जो फॉर ब्रेन होता है ना, तो इसके भी कुछ हिस्से होते हैं। जो ये सबसे बड़ा पोर्शन, अगर पेपर में सवाल आया हुआ है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन क्या होता है, उसे कहते हैं फॉर ब्रेन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो फॉर ब्रेन में फिर आगे के डाइएन्सेफेलॉन होता है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो उसमें थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है, एपिथैलेमस आ जाता है, सब थैलेमस आ जाता है। तो बस आपने यही याद रख लेना है, सेरिब्रम, ठीक है, डाइएन्सेफेलॉन। और डाइएन्सेफेलॉन में क्या होता है बेटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और सब थैलेमस और एपिथैलेमस। तो ये इसके तीन इस तरह के पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन का ये है कि बस ये फॉर ब्रेन और मिड ब्रेन को आपस में मिलाता है। हिंड ब्रेन की भी तीन चीज़ें हैं, हिंड ब्रेन में भी तीन चीज़ें आ जाती हैं बेटा, याद रखिएगा। इसमें आते हैं पोन्स। क्या आता है, एक पोन्स होता है, एक मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला, देखिए ये है पोन्स, तो ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो यहाँ पर एक पोर्शन होता है, इसे कहते हैं सेरिबेलम। ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। देखिए ये क्या है, सेरिबेलम है। ये उभरी हुई जगह क्या है, ये पोन्स है। और ये क्या है, ये स्पाइनल कार्ड में जब हराम अगर अंदर जा रहा होता है ना जिस जगह से, तो इस पोर्शन को कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। तो बिल्कुल चले, ये मिड ब्रेन है और ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। मिड ब्रेन का याद रखिएगा, ये थैलेमस हाइपोथैलेमस होगा और ये मिड ब्रेन होगा। मिड ब्रेन क्या करेगा, फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस से जुदा करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका फंक्शन इतना नोन भी नहीं है, तो ना ही उसने इसको डिस्कस किया है। तो इसमें डिस्कस ये देखिए, ये जो पहले वाला पोर्शन है ना,
ये ऊपर ऐसे 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 ऐसे, ये सेरिब्रम है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है। और देखिए आपके वहाँ पेपर में सवाल क्या आएगा, वो आएगा कि हिंड ब्रेन में कौन सी 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर 1 पोन्स, नंबर 2 सेरिबेलम, नंबर 3 मेडुला ऑब्लांगेटा, नंबर 4 ऑल। तो आपने कहना है ऑल, ठीक है। और वो कहेगा कि सेरिब्रम किसका हिस्सा है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का। तो आपने कहना है कि सेरिब्रम जो है वो किसका हिस्सा होता है, ये फॉर ब्रेन का हिस्सा होता है। ओके, इसी तरह हाइपोथैलेमस, थैलेमस ये किसका हिस्सा है, ये फॉर ब्रेन का हिस्सा है, ये याद रखना, ठीक है। और मिड ब्रेन तो मैंने आपको पहले कह दिया कि, और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये मिड ब्रेन, ये पेपर में आया हुआ है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा को एक टर्मिनोलॉजी होती है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, तो इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या होता है जी, मिड ब्रेन, ओके, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये होता है, ठीक है। हमने एनाटॉमी में पढ़ा था ये हिस्सा कौन सा है, ये फ्रंटल और ये पेरिएटल और ये क्या है ओसिपिटल और ये टेम्पोरल है। तो जो सेरिब्रम है ना इसके नीचे, ये मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसका फिर जो पोर्शन इसका यहाँ पे होगा उसे कहेंगे फ्रंटल लोब, और जो पोर्शन यहाँ पे होगा उसे कहेंगे पैराइटल लोब, और जो यहाँ पे होगा उसे कहेंगे अपना ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब, और जो यहाँ पर टेम्पोरल पे होगा उसको कहेंगे टेम्पोरल लोब। आपकी बुक की डायग्राम दी गई उसमें ये हिस्से दिए गए हैं, लेकिन इसके फंक्शन उसने डिस्कस नहीं किए। तो बहरहाल उसने लिख दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेरिब्रम है, देखिए ये जो सेरिब्रम है जो सबसे बड़ा पोर्शन है, इसके आगे लोब्स में डिवाइड किया गया है। जो फ्रंट में होता है उसको क्या कहते हैं, आप डायग्राम देखिएगा, उसको फ्रंटल लोब कहते हैं, और जो पैराइटल बोन के नीचे होते हैं उन्हें कहते हैं पैराइटल लोब कहते हैं, जो ओसिपिटल के पीछे होता है उसे ओसिपिटल लोब कहते हैं, और जो टेम्पोरल पे होता है उसे टेम्पोरल लोब कहते हैं। तो इसी तरह देखिए ये पोन्स है और ये सेरिबेलम, देखिए सेरिब्रम और है, सेरिबेलम और है। सेरिबेलम जो है ये आपके बैलेंस को कंट्रोल करता है, और ये हिंड ब्रेन का हिस्सा है। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये वो जगह होती है जहाँ पे जो स्पाइनल कार्ड के अंदर जो है आराम मगज जा रहा होता है, स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम में जा रहा होता है, तो उससे पहले ये होता है, क्लियर होता है। ये वाला पोर्शन जो है ना आपके दिल की धड़कन को और आपकी रेस्पिरेशन को, इनको कंट्रोल करता है, क्लियर हो गया। और जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये जो सोमैटिक वो ये करते हैं, मोटर एक्टिविटीज़ को जो करती है ना ये सेरिब्रम करता है, ठीक है। तो हम इसकी कुछ आगे डिटेल पढ़ते हैं कि आप देखिए ब्रेन का, आप देखिए ब्रेन का समझ आ गया। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। देखिए कहता है कि ब्रेन, कहता है कि ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 क्या है, सेरिब्रम, नंबर 2 क्या है, मिड ब्रेन, और नहीं पहले सॉरी, नंबर 1 क्या है, फॉर ब्रेन, नंबर 2 क्या है, मिड ब्रेन, नंबर 3 क्या है, हिंड ब्रेन। ओके, अब फॉर ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सेरिब्रम, ठीक है, डाईएनसेफेलॉन, डाईएनसेफेलॉन में क्या होगा, थैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस। आपके ब्रेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है सबसे पहले वो ये थैलेमस में उसे रिसीव करना है, ठीक है। और एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और सब थैलेमस, इसे आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये सारे के हैं, ये फॉर ब्रेन का हिस्सा है। मिड ब्रेन के मतलब उसने कुछ नहीं लिखा इस जगह पे। और हिंड ब्रेन के मतलब कहता है कि इसके अंदर पोन्स हैं जो मैंने आपको पहले दिखा दी, ये देखिए पोन्स करा है। फिर कहता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा करा है, और ये फिर क्या है, सेरिबेलम है। तो ये आपके पास पेपर में कई दफ़ा आ जाता है कि ब्रेन के पार्ट्स लिखें, कि ब्रेन MCQs आ जाते हैं, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, 3 हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब वो कहता है कि इनमें से कौन सा है, सेरिबेलम है, ये किसका पार्ट है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो आप जो आप कहेंगे हिंड ब्रेन का है,
क्लियर हो गया। अब वो कहता है कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप कहते हैं मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ओके, ठीक है। देखिए ये स्पाइनल कार्ड दिखाई गई है, देखिए स्पाइनल कार्ड है और ये इफेक्टर्स है। आपने देखा कि ये देखिए नर्व फाइबर निकल रहे हैं, बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है, ये सोमैटिक है, ये बिल्कुल एक ही नर्व फाइबर है, सीधा स्पाइनल कार्ड से जाता है और सीधा अफेक्टर मसल में या ग्लैंड में चला जाता है। ओके, और जबकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अब ये देखिए ये तो क्या हो गया, ये वाला जो सिस्टम होगा इसको हम कहेंगे सोमैटिक, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये सीधा जा रहा है, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये अपना क्या बेटा, अपना ऑटोनोमिक। अब ऑटोनोमिक में कितने पोर्शन होते हैं, एक होता है सोमैटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। जाहिर है कि ये नर्व से निकलती हैं जो सिंपैथेटिक होती है ना, तो ये एक नर्व नहीं होती, इनके दरमियान गैंग्लिया होता है। जब दो न्यूरॉन इस तरह इकट्ठे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। इस जगह को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। गैंग्लिया ये याद रखिएगा, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से आउटसाइड में होता है, ये पेरिफेरीज में होते हैं गैंग्लिया। जहाँ न्यूरॉन इकट्ठे हो जाएं उसे क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। किस जगह इकट्ठे हो जाएं, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जहाँ बाहर इकट्ठे हुए थे। देखो ये ब्रेन ये है, स्पाइनल कार्ड ये है, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इस जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं गैंग्लिया। तो जो पहले वाला फाइबर होता है ना, ये वाला, इस गैंग्लिया से पहले वाला, इसे कहते हैं प्री साइनेप्टिक फाइबर, और इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व फाइबर। ओके, अब देखिए इसमें इसमें देखें ये लार्ज है और ये स्मॉल है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पैरासिम्पैथेटिक का होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक का होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक में और मोटर ये, ठीक है। अभी देखिए पैरासिम्पैथेटिक, अब देखिए यहाँ पर प्री साइनेप्टिक बड़ा है और पोस्ट साइनेप्टिक छोटा है। यहाँ पे प्री साइनेप्टिक क्या है, छोटा है, और पोस्ट साइनेप्टिक बड़ा है। तो याद रखिएगा जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, उनका प्री गैंग्लियानिक जो है वो फाइबर, नर्व फाइबर बड़ा होता है, और पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर क्या होता है, वो स्मॉल होता है। और जो सिंपैथेटिक होता है उसका देखिए ये गैंग्लिया है, जो प्री गैंग्लियानिक फाइबर है, नर्व फाइबर, वो स्मॉल होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व फाइबर होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। प्री गैंग्लियानिक और पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर का आपको पता है, आपकी बुक में इस पेज में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये सेकेंड ईयर में बहुत काम आता है और MCQs में भी आपको काम आएगा। तो ये ऐसे तस्वीरें नहीं बना दी गई कि आपने ऐसे बना देना है। देखो ये ब्रेन बनाया है, ये फार ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये थैलेमस है, देखिए ये सेरिबेलम है हिंड ब्रेन का, और ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, और ये देखिए ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहाँ से निकल रहा है, ब्रेन में से भी निकल रहा है और स्पाइनल कार्ड से। और ये नर्व दिखाई गई है, आपके पास दो थे, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक ही नर्व जाती है डायरेक्ट अफेक्टर की तरफ, जबकि ऑटोनोमिक में क्या जाती है, पहले दो ग्रुप बन जाता है, न्यूरॉन इकट्ठे होते हैं, और जिस जगह इकट्ठे होते हैं उनको गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया से पहले जो फाइबर होगा उसे प्री गैंग्लियानिक नर्व फाइबर कहेंगे, और जो गैंग्लिया के बाद होगा उसको पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व फाइबर कहेंगे। ओके, अब हमारे पास तो दो हैं, सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है। इन दोनों में यहाँ में भी फर्क होता है। जो सिंपैथेटिक होता है, ठीक है, उसका प्री गैंग्लियानिक जो है वो फाइबर बड़ा होता है और पोस्ट गैंग्लियानिक बड़ा होता है और प्री गैंग्लियानिक छोटा होता है। और जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसका प्री गैंग्लियानिक नर्व फाइबर क्या होता है, बड़ा होता है, और पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व फाइबर कम होता है। आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको मैं ये ना समझाता तो आपको बुक में परेशानी होती है। बहरहाल इसे आप इसे बार बार पढ़ें। तो आज बड़ा मुख्तसर पढ़ा है, लेकिन जो मैंने बेसिक पढ़ाई है ये आगे चैप्टर में काम आएंगी और उनका जिक्र होगा।
ठीक है, तो आज हमने जो बुक के रेफरेंस से सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है नर्वस सिस्टम का। ये कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ये दो हिस्सों में किया गया है, सेंट्रल और पेरिफेरल में। सेंट्रल में क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। पेरिफेरल में क्या है, मोटर पार्ट है और सेंसरी पार्ट है। मोटर पार्ट क्या करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक कितने किस्म, दो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या है, हर चीज़ एक्टिव, हर चीज़ एक्टिव नहीं हो जाती, यानी कि हार्ट, लंग्स, मसल और आई, ये जो है ना ये एक्टिव हो जाएंगे और खाने पीने का अमल क्या है वो रुक जाएगा, जीआईटी ट्रैक स्लो डाउन हो जाएगी। और इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक में बिल्कुल उलट होता है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर में आज हमने पढ़ा फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के हिस्सों के नाम पढ़ा, सेरिब्रम पढ़ा, डाइएन्सेफेलॉन पढ़ा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस पढ़ा। फिर हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन का कहा कि दोनों को आपस में मिला देता है। फिर हमने कहा कि हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम होता है। और फिर ये मैंने तस्वीर में बताया, तस्वीर में ब्रेन का, ये फॉर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन आपको सब पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सेरिबेलम। और ये सोमैटिक नर्व है और ये क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक है और ये सिंपैथेटिक है। लेकिन दोनों में फ़र्क आपको पता लग रहा है कि प्री गैंग्लियनिक एक का बड़ा है और एक का छोटा है। इट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी जो है वो स्पाइनल कार्ड्स और बाकी सब